13वीं शताब्दी में रोमानिया के कारपथियन पर्वत, एक पूर्वी रूढ़िवादी मठवासी और उसके रहने वालों को आश्चर्यजनक अंतर से नष्ट कर दिया गया है। इस तथ्य के सैकड़ों साल बाद सोवियत और ब्रिटिश चोरों की एक सभा शीत युद्ध की अवधि के दौरान दुखद रूप से लापता कॉन्वेंट चर्च की तलाश में गाड़ी चला रही है। वे पाते हैं कि मठ चर्च एक विशाल गुफा ढांचे पर काम किया गया है। हालांकि यह पूरी तरह से एक मनमौजी फर्श मोज़ेक द्वारा बंद है। उनमें से एक आदमी मोज़ेक फर्श पर योजनाओं और चित्रों को देखने के लिए सभा के प्रमुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालांकि उसे खारिज कर देता है क्योंकि वो आगे देखता है और एक जगह देखता है जिसे वो पार करना चाहता है। मार्ग को तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ डायनामाइट स्थापित किया। वे सफल हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं हैं क्योंकि मोज़ेक फर्श के हिस्से उनके नीचे हैं और वे पूरी तरह से एक जबरदस्त गुफा के निचले हिस्से में गिरते हैं। तब पुरुषों का जमावड़ा उस समय चट्टानों के गिरने की आवाज सुनता है और जैसे ही वे एक विशाल चट्टान को देखते हैं, मंडली और उनके ऊपर के उद्घाटन को कवर करते हैं। वे वर्तमान में पकड़े गए हैं और समझते हैं कि आगे बढ़ने का मुख्य तरीका है। वे बाहर निकलने की योजना को ट्रैक करने के लिए गुफा में आगे की ओर खिसकते हैं। यहाँ तक जब वे आगे की ओर धक्का देते हैं तो वे अजीबोगरीब क्लैटर क्लिक की आवाजें सुनते हैं। दृश्य अंधेरा हो जाता है। कुछ समय बाद 2005 में डॉक्टर निकोलाई द्वारा चलाए गए एक अन्य समूह, उनके साथ ही डॉक्टर कैथरीन जेनिंग्स और कैमरामैन एलेक्स किम के साथ उस मंडली की जांच करते हैं जिसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। कई टीम के लोग उन पत्थरों को खत्म कर रहे हैं जिन्होंने कई साल पहले इसकी देखभाल की थी। वे मंडली के उद्घाटन का निरीक्षण करते हैं और पूजा के फर्श पर मोज़ेक में चित्रित पंखों वाली बुरी उपस्थिति के पीछे लोक कथाओं को देखते हैं। कुछ शोध करने के बाद डॉक्टर निकोलाई को गुफा के अंदर 91 मील लंबी एक धारा मिली। आसपास के विद्वान स्वीकार करते हैं कि गुफा में एक अदृश्य वातावरण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर निकोलाई भाई बहनों जैक और टाइलर मैकिलिस्टर द्वारा चलाए गए अमेरिकी स्पेलुंकर्स जंपर्स की एक सभा की भर्ती करते हैं। रोमांच का पीछा करने वाले कुशल गुफा साहसी जो कूदने वालों का एक व्यापक रूप से लोकप्रिय समूह चलाते हैं। वे रोमानिया में एक बदले हुए रिब्रीथक के साथ दिखाई देते हैं जो एक जंपर को 24 घंटे तक नीचे रहने की अनुमति देता है। जंपिंग ग्रुप में रॉक क्लाइंबिंग कुशल चार्ली, पहले स्काउट ब्रिग्स, सोनार मास्टर स्ट्रोड और एंडोरेंस मास्टर टॉप बुकानन शामिल हैं। सभा एक साथ मिलती है और मंडली में प्रवेश करती है। वे धीरे धीरे नीचे के लिंक पर अलग अलग निर्णय लेते हैं जहां उन्होंने मुख्यालय स्थापित किया है। ब्रिग्स को आगे स्काउट करने के लिए पहले धारा में जाने के लिए चुना जाता है। ब्रिग्स इसे रिसर्च के माध्यम से 2 मील से थोड़ा अधिक बनाता है और अपने समूह के साथ जांच करता है। वो कहीं दूर कहीं कुछ देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने समूह को यह बता सके कि सब दुर्घटनाएं हैं और वे संपर्क खो देते हैं। जैक और सभा इस संभावना में आगे बढ़ती है कि यह सिर्फ एक हार्डवेयर ब्रेकडाउन है। सभा ब्रिग्स को सुरक्षित रूप से डाउन रिवर पाती है। अभी भी धारा में स्ट्रोड पर अप्रत्याशित रूप से हमला किया जाता है और एक विशाल अस्पष्ट जानवर द्वारा दूर ले जाया जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है और टाइलर रेडियो पर उसके रोने की आवाज सुनता है जो वास्तव में जलमार्ग में भी है। जैसे ही स्ट्रोड अपने लिए लड़ाई करता है, वो अपनी पानी की बाइक को पकड़ लेता है और उसे अधिकतम थ्रॉटल पर बदल देता है। विशाल जानवर स्ट्रोड से चिपक जाता है और उसे वापस एक नीरस दरारों में खींच लेता है। पानी की बाइक एकदम से टकराती है और कैबिन डिवाइडर से टकराती है, विस्फोट करता है और पतन का कारण बनता है। वे स्ट्रोड्स बॉडी की तलाश में जाते हैं लेकिन जैक उनके पास वापस आ जाता है। जैक समझता है कि पतन ने अब उन्हें जलमार्ग का अनुसरण करने और एक और
निकास योजना की तलाश करने के लिए विवश कर दिया है। डॉक्टर निकोलाई ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें बचाए जाने के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन जैक उन्हें और उनके समूह को याद दिलाता है कि वे सतह के प्रवेश से 3 मील गहरे हैं और अब से 12 दिन बाद उनकी टीम द्वारा उन्हें प्राप्त करने के लिए बुक किया गया है। जैक उन्हें समझाता है कि एक के रूप में देखने का मुख्य तरीका है स्ट्रोड द्वारा छोड़ी गई रेखा का अनुसरण करने के लिए जैक और टॉप एक साथ जलमार्ग में जाने का विकल्प चुनते हैं। जैसे ही जैक गुफा में एक विराम की ओर बढ़ता है, वो टॉप को सलाह देता है कि जब वो बहुत सारे बिच्छुओं को देखता है तो उसका बैकअप ले। जैसे ही टॉप बैकअप करता है, वो जैक को चिल्लाते हुए सुनता है और देखता है कि उसे एक विशाल जानवर द्वारा आगे खींचा जा रहा है। जैक उसे रोक सकता है लेकिन हानिका नहीं। जब भी जैक और टॉप समूह में वापस आते हैं तो उनकी पीठ पर 3 छोटे धब्बे होते हैं। जैक तब उस बिंदु पर एक विशाल पंजा नीचे गिरा देता है जिसे उसने जानवर से काट दिया था। कैथरीन एक आवर्धक लेंस के तहत जैक द्वारा ठीक किए गए हुक से कोशिकाओं पर एक जेंडर लेती है और एक परजीवी को समझने वाली कोशिकाओं के अंदर एक बदलाव की सूचना देती है। निकोलाई को उनके द्वारा खोजे गए सभी जीवन रूपों में एक समान परजीवी मिलता है। ज्ञात गुफा प्रजातियों की तरह बिल्कुल नहीं, जो उम्र के साथ भूमिगत जीवन में समायोजित हो गई हैं। कैथरीन इस नए परजीवी को स्वीकार करती है जो गुफा की जलवायु में शुरू हुई थी और इसे दुनिया के बाकी हिस्सों में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। समूह संयोग से पिछले तीर्थयात्रियों के गियर और ठहरने को ढूंढता है, साथ ही हड्डी के लिए बड़े दांतों के साथ एक फीमर की हड्डी का निरीक्षण करता है। समूह अनजान है कि वे जानवरों द्वारा पीछा किया जा रहा है। जैक समूह को बताता है कि उन्हें रैपिड्स की प्रगति के माध्यम से गोता लगाने की जरूरत है, जहां निकोलाई झिझकता है और आगे जाने की कोई इच्छा नहीं रखता है। व्यक्तिगत रूप से समूह को रैपिड्स के माध्यम से धक्का दिया जाता है। टायलर देखता है कि निकोलाई गुफा के किनारे से चिपक गया है। उसका पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। टायलर गति में नीचे चूसा जाता है और एक पानी के किनारे पर गुफा के एक विशाल नए क्षेत्र में गिरता है। व्यक्तिगत रूप से हर कोई सतह पर आने लगता है। वे लगभग 100 फीट तैरते हैं जब वे निकोलाई को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं क्योंकि वो झरना फिसलता है। जैक उसे ठीक करने के लिए स्वयं सेव करता है और मदद के लिए उसके पास तैरता है। जैसे ही जैक पास आता है, निकोलाई को विशाल जानवर द्वारा हमला किए जाने के कारण जलमग्न कर दिया जाता है। जैक एक शैली को रोशन करता है और तैरता है जहां वो मायने रखता है और जानवर को निकोलाई को जहां वो मायने रखता है वहां खींचकर देख सकता है। जैक हवा के लिए फिर से आता है और निकोलाई के लिए बेताब खोज करता है। वो निकोलाई को मदद के लिए पुकारते हुए सुनता है क्योंकि उसे एक से अधिक बार जानवरों के पंजों द्वारा एक फिशर में पीटा जा रहा है। निकोलाई हवा की सांस मुक्त हो जाती है और जैक के मदद करने से पहले जानवर प्रभावी रूप से निकोलाई को उसकी मृत्यु तक ले जाता है। किसी भी मामले में निकोलाई को खींचे जाने से कुछ समय पहले जैक ने स्पष्ट रूप से जानवरों के हाथों पर स्याही वाले पत्र लिखे थे, यह स्पष्ट करते हुए कि ये जानवर कभी लोग थे। जैक समूह के साथ एक साथ खींचता है और वे किनारे बैठ जाते हैं। पहले खरोंच लगने के बाद जैक की क्षमताएं और वास्तविक विशेषताएं बदलने लगती हैं। उनकी सुनवाई में अनिवार्य रूप से सुधार हुआ है और उनके संकायों का उत्थान हुआ है। जब भी जैक उन्हें बताता है कि उन्हें दूर जाने के लिए कैवन डिवाइडर पर वापस लौटना चाहिए, चाली रुकता नहीं है और डिवाइडर को मापता है, फिर भी सू है। ऊपर की प्रविष्टि में छिपे एक जानवर द्वारा हमला किया गया। वो लगभग अपने निधन के लिए गिरती है, फिर भी स्वस्थ हो जाती है। इससे पहले कि मानव आकार के पंखों वाला जानवर उसे समूह में पूर्ण परिप्रेक्ष्य में ब्लफ चेहरे पर मार देता है।
जैसा कि जैक सुपर शार्प फैकल्टी और बर्बर रूप से तिरछी समझ को प्रदर्शित करता है। कैथरीन इसे सभा में लाती है कि जैक के साथ जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। वो अनुमान लगाती है कि जैक पिछले राहगीर और जैविक प्रणाली के हर एक जानवर परजीवी के कारण बदल गए और दागी लोग वर्तमान में पंखों वाले दुष्ट उपस्थितियों की तरह दिखते हैं। जैक के परिवर्तन को देखकर बचे लोगों का एक हिस्सा उसके फैसले पर सवाल उठाता है और टीम अलग हो जाती है। एलेक्स, ब्रिग्स और जेनिंग्स एक अलग दिशा में निकलते हैं, जबकि टॉप और टायलर जैक के साथ रहते हैं। जैक, टॉप और टायलर मानव कंकालों से ढके एक सिंकहोल को ढूंढते हैं और समझते हैं कि यह पूजा शिल्प कौशल के घरों में चित्रित पुराना मील का पत्थर है। मठ के चर्च के निवासी सैकड़ों साल पहले इन जानवरों का मुकाबला करते थे और जानवरों को दूर जाने से रोकने के लिए गुफा को ठीक करते थे। जैक देखता है कि जलमार्ग के केंद्र बिंदु के माध्यम से पानी जैसा और ठंडा पानी आ रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। जैक हमें टायलर को दूसरों का पता लगाने के लिए वापस लौटना चाहिए। हालांकि ऐसा करने में वो ब्रिग्स की मृत्यु को देखता है क्योंकि वो कैवन डिवाइडर पर कुछ स्पाइक्स द्वारा भाला जाता है। जैसे ही ब्रिग्स आगे बढ़ता है वो टायलर को बताता है कि उसका दिल टूट गया है। टायलर कैथरीन को बचाता है और उसे सेक्शन में ले जाता है। वापस आने पर वे एलेक्स में दौड़ते हैं और वे आमतौर पर जैक और टॉप में शामिल होने के लिए वापस दौड़ते हैं। जानवरों ने सिंकहोल में प्रवेश किया है और प्रवेश का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण रिब्रीथर्स लेते हैं। टॉप, कैथरीन, टायलर और एलेक्स पथ की ओर धारा में दौड़ते हैं। फिर भी एलेक्स को पानी में जाने से पहले ही मार दिया जाता है क्योंकि एक जानवर उसे एक ऊंचे स्थान से छीन लेता है। जैक एक रुकावट का कारण बनता है जिससे उन्हें 3 रास्ते में जाने की अनुमति मिलती है। टायलर, जेनिंग्स और टॉप प्रस्थान करते समय खुद को जानवरों का मुकाबला करते हुए तपस्या करते हैं। वे एक जबरदस्त कंठ में फिर से उभर आते हैं और अंत में सुरक्षित रहते हैं। 3 बचे मानव उन्नति पर लौटते हैं और शीर्ष छोड़ देते हैं। टायलर कैथरीन के साथ उतरता है और पूछता है कि क्या जैक ने यहाँ खुले में होने के कारण बनाया होगा। वो टायलर को गाल पर चुंबन देते हुए आगे झुकती है। जैसे ही वो वापस खींचती है वो अपने रंगों को नीचे लाती है और प्रतिक्रिया करती है कि उसे शुरू में लगा कि परजीवी भूमिगत रह सकता है, हालांकि वर्तमान में संदिग्ध है और उसका मानना कि इसे बाहर निकलने की जरूरत है। उसकी आंखों को उजागर करने से जैक की तरह बहुत कुछ बदल जाता है। कैथरीन तेजी से निकल जाती है और टायलर स्वीकार करती है कि उसे पता चलता है कि वो परजीवी से दूषित है और उम्मीद करती है कि वो स्वतंत्र रहेगी, दूसरों को कलंकित करने के लिए तैयार होगी। वो उसका पीछा करता है, हालांकि वो समूह में गायब हो जाती है।